दुर्दाना फाखरा के पास बड़े ही गुस्से में आती है और आकर कहती है कि यही आप लोगों का मकसद था मेरी बेटी को इस तरह से जलील करवाने का। देखो शहरयार के नज़दीक भी उसकी कोई भी इज्जत बाकी नहीं है। वो उसको रोज़ बरोज़ आए दिन एमल के सामने इस तरीके से जलील करता है कि जैसे वो कोई गिरी पीढ़ी लावारिस लड़की है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने ही बाजी इतने चाव इतने प्यार के साथ मेरी बेटी को यहाँ पर बहू बनाया था, लेकिन देखिए उसके साथ इस किस्म का सलूक, इस किस्म की ज्यादती, ये तो सरासर गलत है, सरासर नाइंसाफ़ी है। आगे से आप देखेंगे कि शहरयार कहता है कि आपको अपनी बेटी की ज़ुबान भी देखनी चाहिए, किस कदर भयानक अल्फाज इस्तेमाल करती है और क्या क्या लफ्ज़ बोलती है। आपको ये सब बातें नज़र नहीं आ रही हैं? आप एक तरफ क्यों देख रही हैं? आप हमेशा से इसी तरीके से हमारे घर की बर्बादी करती रही हैं और आज भी आप वही कर रही हैं। देखिए ये सब मत कीजिए वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा और मैं आयमा को छोड़ने में एक पल नहीं लगाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि उसको समझाइए कि अपनी ज़बान को थोड़ा कंट्रोल में करे। इस तरीके की बातें बिल्कुल भी जेब नहीं देती हैं। वो तरह तरह की बातें आके एमल को सुना के जाती है और इस तरीके से जलील करती है कि मैं एक पल के लिए भी ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि फाखरा कहती है कि देखो तुम्हें दोनों में इंसाफ करना चाहिए। ये कहाँ का तरीका है कि तुम एमल को लेके बैठ गए हो और दूसरी तरफ तुम उसका साथ दे रहे हो। लेकिन आप देखेंगे कि अब फाखरा की हिमायत भी ज़्यादातर एमल के साथ ही होती जा रही है, क्योंकि वो जानती है कि इसको बात करना, इसका ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है। इस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन ये चीज़ आयमा महसूस कर रही है, यानी कि आयमा जिस तरीके से इधर आई थी और जो अपना रोब दबदबा बनाने के लिए आई थी, वो तो बिल्कुल उसका खाक में मिलता जा रहा है और उसकी सारी प्लानिंग नाकाम होती जा रही है और उसके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा है। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बखूबी हो रहा है, इसलिए वो हर तरफ चीखती चिल्लाती हुई नज़र आ रही जो है। कुछ किया सरासर गलत किया है, इसलिए उन्हें इस चीज़ पर शर्मिंदगी होगी। आगे से आप देखेंगे कि आयमा उसको कहती है कि एमल उसको कहती है कि मुझे इस चीज़ का यकीन है कि जो कुछ भी हुआ सिर्फ और सिर्फ दबाव में आके किया गया है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। आगे से वो कहती है मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन पता लगाना है कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी जिसकी वजह से इतना ज़्यादा दबाव था कि ये सारा कुछ मानना पड़ा। दूसरी दफ़ा आप देखेंगे कि फाखरा की सारी स्टोरी जब बताई जाती है आयमा के बाप को, एमल के बाप को, तो वो काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी आखिर तुम कैसे कर सकती हो? कैसे तुम अपनी बेटी का घर ऐसे बर्बाद होते हुए देख सकती हो? जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि मैंने इन सब चीज़ों को रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है इस बात की और मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ पा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि वो कहती है जो होना था हो गया है, बस दुआ कीजिए कि अगला वक्त बेहतर आए। क्योंकि जैसे ही उसको पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है, कहता है एमल तुम फिक्र मत करना, तुम बल्कि छोड़ छड़ा के सब कुछ इधर आ जाओ, टेंशन मत लो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से दूर नहीं भागना है, बल्कि इन सब बातों का डट के मुकाबला करना है। इसलिए आपको भी बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अनकरीब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, बस आप मेरे लिए दुआ करते रहिए और मुझे इस चीज़ का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहता है हाँ, तुम्हारी बहन भी उधर है और उसके बारे में कभी भी बदगुमानी पैदा मत करना। वो हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। पहले भी तुम्हारे साथ थी और अब भी तुम्हारे साथ है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होना। लो जी, आखिर हो ही गई शादी। आयमा की शादी हो चुकी फाइनली। बड़ी कोशिशें हुई, रास्ते रास्ते में आके सब ने इस शादी को रुकवाने की बड़ी कोशिशें की, लेकिन बेसूद, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत कोशिशें की गई, हो गई, लेकिन शादी नहीं, ये असल में हुई है बर्बादी। किसकी? आयमा की। क्योंकि आयमा जिस जगह पर करना चाह रही थी, जो काम करना चाह रही थी, वो उसके उल्ट होकर उसको मिला है। वो नहीं समझ पाई थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, अभी भी उसको समझ नहीं आई। लेकिन जी अब ज़रा झटके शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जैसे ही शहरयार सिर्फ और सिर्फ एमल का ख्याल रखने के लिए मजबूर हो चुका है और उसको पता चल चुका है कि मैंने एमल का ही ख्याल रखना है, इसलिए ये चीज़ बिल्कुल हजम नहीं हो रही है आयमा को। और आयमा साफ साफ कह देती है कि आखिर
ये क्या तमाशा है? कब तक ये सारा सिस्टम चलेगा? मैं साफ-साफ बता रही हूँ कि ये तमाशा ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला, वरना मैं जाकर खालाजान को सारी शिकायत लगा दूँगी। यानी कि असल मकसद उसका है शिकायत लगाना। वो शिकायतें लगाना ही चाहती है और यही जानती है कि शिकायतें लगा के किस तरह से खालाजान को अपनी मुट्ठी में करना है। खैर आहिस्ता-आहिस्ता खालाजान को भी इस बात का इल्म हो जाएगा कि आखिर क्या करना चाह रही है आइमा और क्या किस बेस पर आई है इधर। अभी तो वो समझ रही है कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुघड़ लड़की उसको मिल चुकी है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, क्योंकि अनकरीब ही उसको इस बात का इल्म होने वाला है कि वो लड़की क्या कुछ कर सकती है और क्या कुछ नहीं कर सकती है। अभी तो आप देखेंगे कि एनी ने बहुत कोशिश की, लेकिन एनी अभी भी अपनी बहन को इस चीज़ का यकीन दिला रही है कि तुम फ़िक्र मत करो। देखो कितना बड़ा कारनामा हो चुका है और ये बात कम है क्या तुम्हारे लिए? तुम नहीं जानती कि आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। शहरयार भाई को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने जो कुछ किया सरासर गलत किया है, इसलिए उन्हें इस चीज़ पर शर्मिंदगी होगी। आगे से आप देखेंगे कि आइमा उसको कहती है कि एमल उसको कहती है कि मुझे इस चीज़ का यकीन है कि जो कुछ भी हुआ सिर्फ़ और सिर्फ़ दबाव में आके किया गया है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। आगे से वो कहती है मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन पता लगाना है कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी जिसकी वजह से इतना ज़्यादा दबाव था कि ये सारा कुछ मानना पड़ा। दूसरी दफ़ा आप देखेंगे कि फ़ाखरा की सारी स्टोरी जब बताई जाती है आयमा के बाप को, इमल के बाप को, तो वो काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी आखिर तुम कैसे कर सकती हो? कैसे तुम अपनी बेटी का घर ऐसे बर्बाद होते हुए देख सकती हो? जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि मैंने इन सब चीज़ों को रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है इस बात की और मैं क्या करूँ मुझे खुद समझ नहीं आ पा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ख़ैर आप देखेंगे कि वो कहती है जो होना था हो गया है, बस दुआ कीजिए कि अगला वक़्त बेहतर आए। क्योंकि जैसे ही उसको पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है एमल तुम फ़िक्र मत करना, तुम बल्कि छोड़-छुड़ा के सब कुछ इधर आ जाओ, टेंशन मत लो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं मुझे इन सब चीज़ों से दूर नहीं भागना है, बल्कि इन सब बातों का डट के मुकाबला करना है, इसलिए आपको भी बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अनकरीब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, बस आप मेरे लिए दुआ करते रहिए और मुझे इस चीज़ का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहता है हाँ, तुम्हारी बहन भी उधर है और उसके बारे में कभी भी बदगुमानी पैदा मत करना। वो हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। पहले भी तुम्हारे साथ थी और अब भी तुम्हारे साथ है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होना।